गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम करेंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 में पढ़े थे। आज जो है वो करेंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 है। पिछले क्लास में हम इस चीज़ का डिस्कशन किए थे। अब इसमें एक स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि सर जो आई होता है वो होता है सर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। तो सर आपने I1 इक्वल टू J1A1 कैसे लिख दिया? तो देखो आपको बताए थे कि करंट डेंसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का होता है जिस साइड। तो यहाँ पे देखो इस एरिया में अगर हम देखेंगे तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किस साइड होगा? इस साइड होगा। बोलो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किस साइड होगा? इस साइड। और इसमें एरिया वेक्टर का भी इसका डायरेक्शन किस साइड होगा? इस साइड। बोलिए होगा कि नहीं? यहां पे भी देखो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? इस साइड होगा। होगा कि ना? होगा ना भाई। और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन किस साइड होगा? इस साइड होगा। तो यहां पे भी दोनों का बीच का एंगल कितना है? 0। यहाँ पे भी दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0। तो यहाँ पे भी cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू जब 0 रखिएगा तो cos 0 का वैल्यू क्या होगा? 1। तो क्या हो जाएगा? J होगा। तो इसीलिए मैंने I1 को सीधे लिख दिया J1A1 और I2 को सीधे लिख दिया J2A2। बोलो क्लियर हुआ? और कोई डाउट है? चलिए डाउट है तो आप पूछिएगा। फिलहाल तो क्लियर हो गया है डाउट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 0 ना। तो थीटा का वैल्यू 0 तो cos 0 का वैल्यू 1। तो I1 इक्वल टू J1A1 और I2 इक्वल टू J2A2। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम डिस्कशन करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है तो और समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। समझिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सोचो, मान लेते हैं कि एक हमारे पास आइसोलेटेड कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है? आइसोलेटेड कंडक्टर है। आइसोलेटेड कंडक्टर है। आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड कंडक्टर का मीनिंग क्या होता है? मतलब किसी भी बाहर के सोर्स से उसका कनेक्शन नहीं है। तो वो सिंपली आइसोलेटेड कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से ऐसे रखा हुआ है। इसका किसी भी बाहर के सोर्स से कनेक्शन नहीं है। सोचो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन करता रहता है, मतलब रैंडम मोशन करता रहता है। लेकिन होता क्या है कि जब वो जिगजैग मोशन करता है, मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ए क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और ए जो है वो जिगजैग मोशन किया, मतलब रैंडम मोशन किया। एक बार इधर गया, फिर से इधर आया, फिर से इधर गया। ठीक है, इस साइड गया, इस साइड गया और फिर से इस साइड गया और फिर से ए यहीं पे आ गया। मतलब जहां से चला था इलेक्ट्रॉन वापस फिर से जिगजैग मोशन करके आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी के बाद फिर से यहीं पे आ जाता है। कितना टाइम के बाद? मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम के बाद। डेल्टा टी टाइम लगा और फिर से किया मोशन, जिगजैग मोशन, और फिर से वो वहीं पे आ जाता है। एक ऐसा मोशन है जिगजैग मोशन। इसको कैसा मोशन बोलते हैं? जिगजैग मोशन बोलते हैं। जिगजैग मोशन। अब सोचो कि जब जिगजैग यहाँ पे मोशन किया है तो इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? अगर मैं पूछूं कि बताइए नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? इज इक्वल टू डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। तो जब वेलोसिटी की बात होगी v का, तो v इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0।
मतलब जो ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी इसका आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे भी तुम सोचो कि अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है और वो बिना बाहरी सोर्स दिए हुए, आइसोलेटेड का मतलब ये होता है बाहरी सोर्स से कोई कनेक्शन नहीं, तो अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन मूव तो करता ही रहता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता तो फिर तो करंट का फ्लो हो जाता ना यार। अगर डिस्प्लेसमेंट, उसमें नेट डिस्प्लेसमेंट समथिंग होता तो फिर इस कंडक्टर से करंट का फ्लो होता। समझ रहे हो ना, मतलब सोचो क्या होता, मतलब बिना बैटरी लगाए हुए करंट का फ्लो करता। बोलो होता ना ऐसा, बैटरी लगाने की कोई जरूरत ही नहीं था, आराम से हम लोग बल्ब जलाते, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि मोशन तो करता है, जिगजैग मोशन करता है, और उसमें नेट डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो करंट कहां से फ्लो होगा? नहीं फ्लो होगा ना। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाता तो करंट का फ्लो हो जाता, लेकिन यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0 रहता है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। समझ रहे हो? अच्छा, अब थोड़ा सा समझिए, अगर आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं होता तब क्या होता? थोड़ा सा समझो, अगर आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं होता तब क्या होता? तो देखो, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे। पहले इसको लिख लीजिए। चलिए लिख लिए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, इफ कंडक्टर इज नॉट आइसोलेटेड, अगर कंडक्टर आइसोलेटेड नहीं होता तब क्या होता साहब? समझो इस चीज को। इफ कंडक्टर इज नॉट आइसोलेटेड, जब कंडक्टर आइसोलेटेड नहीं होगा तब क्या होगा भाई? आइसोलेटेड नहीं होने का मतलब क्या? अगर कंडक्टर आइसोलेटेड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? समझो कि इस चीज का कनेक्शन, इस कंडक्टर का कनेक्शन किसी हम वोल्टेज से कर देते हैं, पोटेंशियल से कर देते हैं, बैटरी से लगा देते हैं। चलिए मान लेते हैं कि इसको में हम पोटेंशियल दे दिए V इस दोनों टर्मिनल के बीच में। अब क्या होगा? जैसे ही मैंने पोटेंशियल दिया V, और मान लो कि इसकी जो लेंथ है वो D है, इसकी लेंथ कितना है कंडक्टर का? D है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला निगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की ओर क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। बोलो होगा ना? होगा या नहीं? अरे भाई फॉर्मूला तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं जल्दी बताइए? V इक्वल टू क्या पढ़े हैं? V इक्वल टू ED पढ़े हैं कि नहीं? बोलिए पढ़े? अच्छा, अब सोचो कि जब V इक्वल टू ED होगा तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/D। बोलिए होगा कि नहीं? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। कब? जब कंडक्टर आइसोलेटेड नहीं होगा तो। अब सोचो कि ए वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ए वाला पाथ को कब फॉलो कर रहा था? ए वाला पाथ को वो कब फॉलो कर रहा था? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ए वाला पाथ को कब फॉलो कर रहा था? जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था तब। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था तब। अब क्या होगा जो समझिए, अब क्या होगा कि इस जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, इस इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा कि अब फोर्स लगेगा। अब सोचो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव है, तो निगेटिव चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो निगेटिव चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही बताए थे ना यार। और कितना फोर्स लगेगा? तो QE फोर्स लगेगा। बोलो लगेगा ना? जब इस डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा
तो ये जो पाथ है ऐसे नहीं फॉलो हो करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इधर ही, क्योंकि नेट फोर्स इधर लग रहा है, तो वहाँ न जा करके ये अब यहाँ जाएगा, फिर से वापस यहाँ आएगा और फिर से यहाँ पे ऐसे टर्न ले लेगा और ये आगे की ओर बढ़ जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स किधर लग रहा है, इधर। अब जो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो देखो कितना आ गया, इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट आता है। मान लो कि ये डेल्टा एस का क्या आया, डिस्प्लेसमेंट इसमें आया, कहाँ से कहाँ तक, तो ए और ए। इस डेल एस को हम बोलते हैं शिफ्टिंग, क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो गया, कब, जब हम एक्सटर्नल सोर्स लगाए या बैटरी लगाए भी वोल्टेज का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने से इस इलेक्ट्रॉन पे है जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा, इस डायरेक्शन में क्या लगने लगा, फोर्स। अब इस डायरेक्शन में जब फोर्स लगने लगा तो ए वाला पाथ ना फॉलो करके ए वाला पाथ थोड़ा सा हल्का इधर ही रुक गया, फिर इधर ऊपर ही थोड़ा सा रुक गया और फिर इधर आगे बढ़ गया और नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया। ए वाला पाथ कब है, ए वाला पाथ कब फॉलो करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इस पाथ को फॉलो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में तो ये पाथ को फॉलो किया है और नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, जीरो रहा, समझ रहे हो। लेकिन जैसे ही मैंने भी वोल्टेज दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, इस पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लगा इलेक्ट्रॉन पे और नेट डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो गया, डेल एस डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं कि डेल एस डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टी टाइम में हुआ, तो वेलोसिटी क्या होगा, तो वी डी, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो वी डी होगा, वी डी इक्वल टू क्या होगा, डेल एस बाई डेल्टा टी। बोलिए होगा ना, अरे होगा ना यार। अच्छा, अब सोचो कि ये जो वी डी है, इस चीज को मैं बोलता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या मैं बोलता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई दिक्कत समझने में, बोलिए दिक्कत है, नहीं ना, तो इसको पहले लिखिए, जल्दी से लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। देखो, जब इसमें आइसोलेटेड था, कोई सोर्स नहीं दिया होता, कोई वोल्टेज नहीं कनेक्टेड था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, नेट डिस्प्लेसमेंट उसका क्या था, जीरो था। लेकिन जैसे ही मैंने वोल्टेज लगाया, जैसे ही मैंने वोल्टेज अप्लाई किया इस कंडक्टर के ऊपर, इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर यहाँ पे डेवलप हो गया, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया तो इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा, और इलेक्ट्रॉन पे जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा तो इस तरफ क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। और डिस्प्लेसमेंट आने, जो डिस्प्लेसमेंट आता है उसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग। अब वेलोसिटी कितना होगा, तो मान लो डेल एस किया डेल्टा टी टाइम में, तो वी डी इक्वल टू डेल एस बाई डेल्टा टी। हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, थोड़ा सा हम उसको समझेंगे, ठीक है। देखो, हमारे पास एक कंडक्टर है, समझिएगा अच्छे से, ये क्या है, कंडक्टर। इस कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, जो कि इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है, और एक एरिया यहाँ पे ले लेते हैं सम डिस्टेंस पे,
इसका भी कितना होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए ही होगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस डेल एक्स है। समझना एन क्या है, एन जो है वो है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब समझना कि इस कंडक्टर के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मान लो कि यहाँ से जो ऐसे जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे मान लो कि मूव कर रहा है, ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो यहाँ पे करंट होगा, सॉरी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसकी जो वेलोसिटी है मान लेते हैं कितना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। तो सोचो अगर t टाइम पे a वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल करके इस एरिया से पास हो जाता है, कितना टाइम में, t टाइम में a वाला इलेक्ट्रॉन इस एरिया से निकल करके इस एरिया से पास हो जाता है t टाइम में, तो डेल एक्स इक्वल टू क्या होगा। अगर मैं डेल एक्स की बात करूं तो डेल एक्स इक्वल टू वी डी इंटू टी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम, बोलो होगा ना। अच्छा अब थोड़ा सा समझो, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक इस वाले वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट होगा। मैं अगर बोलूं इस वाले वॉल्यूम यहाँ से लेकर के ए वाला जो टोटल जो वॉल्यूम देख रहे हो, इस वॉल्यूम में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहा होगा, इधर आ रहा होगा ना। और टी टाइम में ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता है और यहाँ से पास हो जाता है। तो सोचिए कि इस वाले वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, यानी Q इजकल टू क्या है, Q इजकल टू क्या होगा, एक Q क्या है, टोटल चार्ज प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम, है ना। एक Q क्या है, टोटल चार्ज प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम। तो सोचो Q इजकल टू कितना होगा, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम n है, इंटू वॉल्यूम और इंटू E, इतना ही चार्ज प्रेजेंट रहेगा ना इस वॉल्यूम में। बोलो यार इस वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट रहेगा, Q इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम इंटू E। अच्छा तो Q इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूं कि n वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू डेल एक्स और इंटू E। बोलिए होगा ना, होगा। अच्छा तो Q इज इक्वल टू n नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, डेल एक्स का वैल्यू कितना, डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, Vd इंटू टी, तो Vd इंटू टी और इंटू E, यानी NeAVdTe। बोलो ये चीज होगा। अब सोचो मैं निकालना चाह रहा हूं कि इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट का फ्लो होगा, इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट फ्लो होगा, आई कितना होगा। तो सोचो टी टाइम में कितना करंट का फ्लो होगा, टी टाइम में बोलो कितना होगा। तो सोचिए इतना चार्ज जो है इस यहां से लेकर के यहां तक इस वाले वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, जो कि लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो टी टाइम में यहां से पास हो जाता है, यानी कि यहां तक जो जितना इलेक्ट्रॉन होगा यहां से लेके यहां तक वो टी टाइम में इस एरिया से पास हो गया होगा। समझिए इस चीज को, जितना भी इस वॉल्यूम में चार्ज होगा वो टी टाइम में सारा का सारा जो चार्ज होगा वो इस एरिया से पास कर गया होगा। जब इस एरिया से सारा का सारा चार्ज पास कर गया होगा तो जब हम T से इधर डिवाइड कर देंगे तो Q/T इज इक्वल टू क्या होगा,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू VD इंटू ई। और Q बाई टी को क्या बोलते हैं, यही तो हम निकालना चाह रहे थे। इस एरिया से क्या होगा, T टाइम में कितना करंट फ्लो होगा, तो टोटल चार्ज इतना पास हो रहा है, T से डिवाइड कर देंगे तो हमको किसकी वैल्यू निकल जाएगी, करंट की। तो I इजिकल टू कितना आ गया, NAVDE, यही आ गया ना भाई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक किसके किसके बीच का रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलो समझ में आया ये चीज, रिलेशन आया समझ में, बोलो बोलो कैसे, तुम लोग तो घर पे हो तुम लोग तो घर पे हो, कैसे बोलोगे, समझे इस चीज को, बहुत ही इजी है। मैंने कुछ नहीं किया, हमको ये निकालना था कि इस वाले एरिया से T टाइम में कितना करंट का फ्लो होगा, ठीक है। अब सोचो एक एरिया मैंने और कंसीडर किया जो डेल एक्स डिस्टेंस पे था, इधर से चार्ज है जो जा रहा था अंदर और इधर की ओर जा रहा था। यहाँ का जो चार्ज था, इसकी सबका चार्ज का क्या होगा, वेलोसिटी तो VD होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा VD होगा। अब सोचो जब इस इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD और T टाइम में ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है, तो इसके बाद जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा वो इस वाले एरिया से तो निकल गया होगा ना T टाइम में। तो आखिर T टाइम में इस एरिया से कितना चार्ज निकला, तो इसमें जितना चार्ज रहेगा उतना ही निकलेगा ना, क्योंकि इतना का तो टोटल निकल जाएगा T टाइम में इस एरिया से। तो इस वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट रहेगा, तो Q इजकल टू N इंटू वॉल्यूम इंटू E, और वॉल्यूम हमको पता है A इंटू डेल एक्स का वैल्यू पता है VD इंटू T, Q बाई T कर दिए, NAVDE कर दिए, तो I हमको निकल गया। तो एक रिलेशन है किसके किसके बीच, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो, कोई डाउट है, नहीं ना, तो आगे बढ़ो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद पहले आप इसको लिख लीजिए। अच्छा एक चीज और समझो, वहां पे I है, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया, NAVDE। एक रिलेशन और यहां से डेवलप कर लेते हैं, NAVDE। अब I को अगर हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, जल्दी बताओ, NVDE मिलेगा ना। तो I बाई ए को क्या बोलते हैं, J बोलते हैं, तो J इजकल टू NVDE। एक किसके किसके बीच में रिलेशन आ गया, जल्दी बताओ। ये जो रिलेशन आ गया वो करंट डेंसिटी एंड वेलोसिटी के बीच में आ गया, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आया, ये जो आ गया ये रिलेशन आ गया, क्या आ गया, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आया या नहीं आया, आया ना। तो इस चीज को आप अच्छे से लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिए होंगे, अब हम आगे बढ़ें। चलो देखो इधर, तो ये चीज जानने के बाद रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, थोड़ा सा और हम पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, थोड़ा सा और समझो और थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। हो गया, चलिए तो एक चीज और हम समझते हैं। चलिए इधर देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा और हम पढ़ते हैं। देखो क्या, मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टर है,
क्या है, कंडक्टर, इस टाइप का ये हमारे पास कंडक्टर है। और इस कंडक्टर में तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयर आर सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोचो कि अगर एक कंडक्टर है और मान लो कि अभी इसको हम वोल्टेज सप्लाई नहीं किए हैं इस कंडक्टर में, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का नेट जो ड्रिफ्टिंग होगा यानी नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो जीरो होगा। सपोज मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, ऐसे चला, फिर ऐसे आया मान लो, फिर यहाँ से ऐसे गया, तो ये जो नेट जो इसमें ड्रिफ्टिंग हुआ, नेट जो है ड्रिफ्ट जितना किया वो तो जीरो होगा। ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। कब, ए वाला कब है, जब E इक्वल टू जीरो है, तब। जैसे ही मैं इसमें वोल्टेज लगाया, वोल्टेज सप्लाई किया मान लो भी, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया होगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट हो गया होगा, QE। और जैसे ही फोर्स लगा होगा, फिर जो ऐसे जा रहा था थोड़ा सा इधर कम जाने लगेगा हो, क्योंकि इस साइड फोर्स लगा होगा तो थोड़ा सा इधर कम जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा और फिर ये ऐसे चला जाएगा, और एक क्या आ जाएगा इसमें, नेट ड्रिफ्टिंग आ जाएगा। नेट क्या आ जाएगा, ड्रिफ्टिंग आ जाएगा। ये जो चीज़ आप जो देख रहे हो D, ये क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस चीज़ को हम बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। इसको क्या बोला जाता है, नेट ड्रिफ्टिंग, नेट ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ लो, कब, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तब, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए तब, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया तब। अब समझो कि ए वाला जो पाथ है कब है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, तभी है ना, समझ रहे हो ना, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। अब थोड़ा सा समझो, अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं, मान लेते हैं कि D ड्रिफ्टिंग हुआ है t टाइम में, तो VD इजकल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इजकल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यही होगा ना। चलो उतना छोड़ो, अभी एक चीज़ और सुनो, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका एक्सीलरेशन कितना होगा। तो सबसे पहले बताइए फोर्स कितना लगेगा, QE, और Q का वैल्यू -EE। तो एक्सीलरेशन जो होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन का A इजकल टू F/m, तो कितना हो जाएगा, -EE बाई कितना, m। बोलो ये चीज होगा कि नहीं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना ही होगा ना। अच्छा, अब लगाइए काइनेमेटिक्स, थोड़ा अब हम यूज करते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हम यूज कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स यूज कर रहे हैं। तो सोचिए, जब काइनेमेटिक्स आप इस पे लगाइएगा इलेक्ट्रॉन पे, तो क्या होगा, V इजकल टू U प्लस AT, यानी VF इजकल टू VI एक्सेलरेशन -EE बाई m इंटू T। बोलो ये चीज होगा या नहीं, होगा ना, हाँ।
ये चीज होगा, बोलिए ये चीज होगा, ये चीज होगा ना, वी एफ इजकल टू वी आई माइनस ई बाई एम इंटू टी। अब थोड़ा सा देखो, ये इनिशियल जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का, एक कब है, एक कब का इनिशियल वेलोसिटी है, व्हेन E इजकल टू 0। जब E क्या था, 0 था, उस टाइम ये इनिशियल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का। और एक V फाइनल कब, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर दिया, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितना होगा इलेक्ट्रॉन का। मतलब एक्सीलरेशन तो तभी आया होगा ना जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किया, समझ रहे हो ना। और ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी व्हेन E इजकल टू 0। तो इनिशियल वेलोसिटी तो सबका 0 था, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो कोई शिफ्टिंग नहीं था कोई भी इलेक्ट्रॉन में, तो क्या था, 0 था। लेकिन V फाइनल तो 0 नहीं ना था, नहीं था। अब देखो थोड़ा सा समझो, मैं ऐसा करता हूं कि इस कंडक्टर के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल पाना क्या है, मुश्किल काम, नहीं निकाल सकते क्योंकि करोड़ों इलेक्ट्रॉन है। तो मैं क्या ले लेता हूं, एवरेज ले लेता हूं फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन का। क्या ले लेता हूं, एवरेज ले लेता हूं फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन का, एवरेज वेलोसिटी ले लेता हूं। तो देखिए क्या होगा, जब हम एवरेज वेलोसिटी लेंगे, एवरेज वेलोसिटी फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन का, फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन का, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, वी एफ एवरेज इजकल टू वी आई एवरेज लिख सकता हूं माइनस ई बाई एम इंटू टी। ए टी बोलो लिख सकता हूं। अब सोचो, ये वी एफ एवरेज और वी आई एवरेज का मतलब पहले समझ जाओ। सबसे पहले हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन को लिख दिया, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन को लिख दिया, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन को लिख दिया, फिर चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन को लिख दिया, फिर पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन को लिख दिया। और सब इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन को लिख करके ये जो VF वाला जितना भी आया सब इलेक्ट्रॉन का जो फाइनल वेलोसिटी हुआ, उस सबको मैंने जोड़ दिया और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ए जो है वही है VF एवरेज, VI एवरेज। अब देखो VI तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0 होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, तो कोई ड्रिफ्टिंग होगा नहीं, कोई ड्रिफ्टिंग नहीं होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी वेलोसिटी VI 0 होगा, तीसरे का भी VI 0 होगा। जब सब जोड़ दोगे उसके बाद भी जो इनिशियल वेलोसिटी होगा सारे का VI जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 0 होगा। उसी तरह से ए वाला टर्म पहले का जोड़ो, दूसरे का जोड़ो, तीसरे का जोड़ो, चौथे का जोड़ो, सबका जोड़ दो। मान लो कि n इलेक्ट्रॉन है तो n इंटू इतना टाइम्स आ गया और डिवाइडेड बाई n करोगे तो n से n कट जाएगा, क्या बचेगा, तो फाइनली यही बचेगा ना, माइनस ई बाई एम इंटू टी बचेगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरेज वेलोसिटी, फाइनल एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, दिस इज द मीनिंग। ऐसा नहीं है कि मैंने फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को जोड़ दिया, डिवाइड कर दिया 2 से, ये ऐसा नहीं है। ये सारे इलेक्ट्रॉन के फाइनल वेलोसिटी को जोड़ करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किया हुआ है। इसका भी सारे इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी के जोड़ करके नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिए। इसमें भी सारे को जोड़ करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिए। तो ए वाला फिर क्या हो जाएगा, वी एफ एवरेज इज इक्वल टू वी आई एवरेज। सबका क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो सबका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0, तो जोड़ोगे भी तब पर भी क्या आ जाएगा, 0, तो 0 माइनस कितना बचेगा, ई बाई एम इंटू टी बचेगा, होगा ना। इसी चीज को हम बोलते हैं
ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन का नेट वेलोसिटी लोगे ना। अब नेट वेलोसिटी निकालना इतना इजी नहीं है, इसीलिए मैं लेता हूँ VF एवरेज लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एवरेज वेलोसिटी लेता हूँ, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन का अलग अलग वेलोसिटी करके फिर नेट निकालना क्या है, पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं एवरेज लेता हूँ और इसी को मैं बोलता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलता हूँ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो VD इक्वल टू कितना आ गया भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, VD इक्वल टू माइनस EE बाई M इंटू कितना आ गया, T। बोलो आ गया ना। अब थोड़ा सा समझिए, एक होता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री टाइम। मीन फ्री टाइम समझना इसको। ये जो होता है वो होता है टाइम बिटवीन, टाइम टेकन between two collision is called relaxation time, is called relaxation time। अब समझो इसको, टाइम टेकन बिटवीन टू कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। मान लीजिए सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, यहाँ पे है। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का स्विच ऑन किया, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का स्विच ऑन करेंगे तो ये वाला एक्सीलरेट हो जाएगा, एक्सीलरेट होके इधर भागेगा। अब इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, हो सकता है कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन से ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर आके इस वाले इलेक्ट्रॉन से टक्कर मार दिया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। यानी जिस टाइम के अंदर ये एक्सीलरेट होता है, अब यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच को ऑन किए तो एक्सीलरेट होगा, इधर भागेगा और यहाँ पे क्या हो गया, टकरा गया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो इसको टाइम लगा उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे, यानी टाइम बिटवीन टू कॉलिजन। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ो तो देखो, इफ T इक्वल टू अगर टाउ हो गया, तो T इक्वल टू जब टाउ हो गया तो VD का इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो VD इक्वल टू हो गया माइनस E बाई M इंटू टाउ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको